दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की फैमिली और इस्राएली फौज यानी कि आईडीएफ के बीच अब खुलकर टकराव हो गया है और टकराव सामने आ गया। बेटे यायर नेतन्याहू के बाद अब बीवी सारा नेतन्याहू भी आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़ामिर के खिलाफ जहर उगल रही है। आप जे फीड की खबर देख लीजिए, दुनिया के और अखबारात में भी ये खबर छपी है। ये खबर 7 अगस्त को छपी। इसराइली चैनल 12 के रिपोर्टर यारोन अवराहम के मुताबिक सारा नेतन्याहू ने हाल ही में एक प्राइवेट बातचीत में कहा, मुझे पहले से पता था कि आईडीएफ चीफ इयाल ज़ामिर मीडिया के दबाव को नहीं झेल पाएगा। मैंने अपने शौहर बेंजामिन से साफ मना किया था कि इसे अपॉइंट मत करो आईडीएफ चीफ की कुर्सी पर। यह जुबानी हमला दोस्तों उस वक्त हुआ जब 2 दिन पहले ही 5 अगस्त को इसराइली पीएम के बड़बोले बेटे यायर नेतन्याहू ने ज़ामिर पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो फौजी तख्ता पलट की साजिश कर रहा है। सारा नेतन्याहू पहले भी ज़ामिर को लेकर नाराज़गी जाहिर कर चुकी है। मई के महीने में भी बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के कुछ लोगों से सारा नेतन्याहू ने कहा था, क्या आपने चीफ ऑफ स्टाफ को देखा है? उसने जो कहा वो सुना आपने? वो होस्टेजेस की वापसी को हमास की शिकस्त से ज़्यादा अहम मान रहा है। यानी ये चाहती हैं होस्टेजेस अहम ना माने जाए, हमास हारे। सारा ने यह भी कहा था कि ज़ामिर की सोच दरअसल कापलान का नैरेटिव है, यानी सरकार मुखालिफ मुजाहिरों का। कापलान स्ट्रीट तेल अवीव में वो जगह है जहां महीनों से हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यायर नेतन्याहू ने भी हालिया पोस्ट में दावा किया था कि डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स की जिद पर ज़ामिर को टॉप पोस्ट दी गई, जबकि मेरे डैडी बेंजामिन खुद किसी और को चीफ बनाना चाहते थे। दोस्तों, नेतन्याहू फैमिली की ये बयानबाजी आईडीएफ की लीडरशिप के साथ उसके रिश्तों में गहरी दरार का सबूत बन चुकी है, वो भी ऐसे वक्त में जब फौज को फुल स्केल गजा रीऑक्यूपेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, यानी गजा पर मुकम्मल कब्जा जमाने का ऑर्डर। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आईडीएफ ऐसा करने से डर रही है, क्योंकि इस फाइनल ऑपरेशन में इसराइली फौजी मारे जा सकते हैं और इनकी तादाद सैकड़ों हो सकती है। यही वजह है कि इयाल ज़ामिर गज़ा पर कब्ज़े के ख़िलाफ़, यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की फैमिली इयाल ज़ामिर पर टूट पड़ी है। और इसराइल काट्स जैसा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि इयाल ज़ामिर को आईडीएफ को हुकूमत के हुक्म मानने होंगे। आईडीएफ और हुकूमत आमने सामने है। हुकूमत कमरों में रहती है, आईडीएफ मैदान पर है। वो जानती है कि गज़ा में उसका हाल क्या होगा अगर पूरा गज़ा कब्जाने की कोशिश की गई। चलिए, अब गज़ा में भूख का आलम क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, ये वो तंजीम है जो गज़ा में लोगों को खाना बांट रही है गर्मा गर्म बना के। जो भी मदद इजिप्ट से, बाकी अरब ममालिक से पहुँच रही है वो किसे दी जाए? कुछ तो लुट जाती है, कुछ इन तंजीमों के पास पहुंचती है कि एक कम्युनिटी किचन में बनाकर खाना दीजिए ताकि लोगों को गर्मा गर्म पका हुआ खाना मिल जाए। इनके पास फ्यूल वगैरह भी होता है। इन्होंने क्या लिखा है एक वीडियो शेयर करके, वीडियो तो हम नहीं दिखा रहे, लेकिन इन्होंने जो कहा है उसे 1-2 तस्वीरों के साथ देखिए उन्हीं की वीडियो की, कि गज़ा में एक फैमिली कई दिन से बिना खाने के रह रही है। माँ बाप नामुमकिन ऑप्शंस चुन रहे हैं अपने बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो अपना खाना छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी सिक्योरिटी को भी कुर्बान कर रहे हैं। वो वहाँ अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रहे हैं जहाँ हर वक्त मौत का डर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके जो अलाइज़ हैं, वो लगातार हर मुमकिन मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने खुद ये लिखा है कि ये ज़रूरतें जो हैं गज़ा की, उसके सामने ऐसा है जैसे समंदर के सामने एक बूंद पानी। हम सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमें गज़ा में फूड एड जो है उसकी बाढ़ लानी होगी और बड़े पैमाने पर भुखमरी को रोकने के लिए इसे जारी रखना होगा। इसराइल पूरी इजाज़त नहीं दे रहा। अब भी हज़ारों ट्रक इजिप्ट के बॉर्डर पर हैं। कोई कंट्री, नाकारा या कामगार, मर्द या मादा, इसराइल के बिना, मर्जी के बिना गज़ा में मदद नहीं ले जा सकती, कोई तंजीम भी नहीं। अब उसने इजाज़त दी है 100 ट्रक की, तो 100 भी पूरे नहीं जा रहे। तो ये भूख नहीं मिट रही। अगर उन हज़ारों ट्रकों को एक साथ अंदर आने की परमिशन मिल जाए, और ये दिलवा सकता है सिर्फ अमेरिका, तो एक दिन में गज़ा की भुखमरी ख़त्म हो सकती है।
आप ये ग्राफिक फोटो देख रहे हैं, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल्स इन गजा हैव सोर्ड सिंस वॉर बिगन। जब जंग नहीं थी और अब जंग के बाद क्या हालात हैं गजा के बाज़ारों के, क्या चीज़ कितनी महंगी मिल रही है, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप जो पहले प्राइस देख रहे हैं वो है जंग से पहले के, बिफोर द वॉर, और जो बाद में देख रहे हैं वो एवरेज प्राइस हैं 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच 2025 का डेटा है। तो ये बताया गया है कि पहले जो शक्कर गजा में 89 सेंट्स की आती थी, जैसे हमारे यहाँ रुपए में पैसे होते हैं, वहाँ $1 के अंदर 100 सेंट्स या 100 पैनी मान लीजिए, तो 0.89 सेंट्स यानी कि 90 पैसे मान लीजिए, $1 की भी नहीं आती थी 1 किलो शक्कर। वही शक्कर अब $106 की आ रही है सर, जिसकी कीमत $1 भी नहीं थी। अब इस 106 को आप 87 में जरा मल्टीप्लाई करिए। अनियंस, प्याज गजा में जंग से पहले 59 सेंट्स की मिलती थी, या 59 पैसे की वहां की, डॉलर में आपको सिर्फ सारी कीमत दिखा रहा हूं। अब यही $34 की है। सबसे ज़्यादा शक्कर महंगी हुई है। फिर इसके बाद आता है टमाटर का नंबर, 59 सेंट्स के मिलते थे, अब ये $30 के, यानी पहले आधा डॉलर में मिल जाते थे। आलू भी पहले लगभग आधा डॉलर पर किलो थे, अब $30 पर किलो है। हर बार हर कीमत को 887 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। इसके बाद आटा 25 किलो का कट्टा, 25 किलो का बोरा आटे का $10 का मिल जाता था, अब वही $305 का मिल रहा है। आप ज़रा सोचिए। खीरे ये भी लगभग आधे डॉलर के मिल जाते थे 1 किलो, अब ये $14 पर किलो बिक रहे हैं। डीजल पहले $1.87 में, यानी लगभग $2 में 1 लीटर मिलता था, और अब ये $36 पर लीटर है। साबुन आधे डॉलर का मिल जाता था, $10 का मिल रहा है। हाँ, डायपर्स देखिए, डायपर्स बच्चों के 40 डायपर्स का पैक पहले $8.61 का, लगभग $8.5 का मिलता था, अब ये $149 का मिल रहा है। आप समझ रहे हैं। फायरवुड, लकड़ी वगैरह, ये क्या 1 किलो 15 सेंट्स की मिलती थी, सिर्फ 15 पैसे वहाँ के, डॉलर के मान लीजिए, तो $2 से भी ऊपर अब इसकी कीमत पहुँच चुकी है। और मैं और सब कुछ छोड़िए, ऑयल जो खाने का है वो लगभग $2.5 का था, $25 का हो गया है। चावल ये $2.5 के थे लगभग, अब ये $20 पर किलो हो गए हैं। बेबी फार्मूला, बच्चों का दूध 400 ग्राम का, ये लगभग $7.25 पर 400 ग्राम था, अब ये $51 का मिल रहा है। सबसे नीचे सैनिटरी टॉवल्स हैं, वो $2.25 की आती थी पहले 10 का पैक, अब वो $5.05 के आ रहे हैं। ये महंगाई है सर। तो जो लोग अब भी गजा में भेज रहे हैं ना, अगर डायरेक्ट पैसा, तो भाई मैं उन्हें सलाम करता हूँ, अगर उनका पैसा वहाँ तक पहुँच रहा है। और उन्हें दूसरों को वो ज़रिए भी बताने चाहिए कि भैया आप भी ज़रिए से भेज दो, ठीक है। मुझे कोई ज़रिया पता चलेगा, मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगा, तो आप सब अपने अपने हिसाब से भेज दो। मैं कहता हूँ अगर मैं QR कोड पर लेना भी शुरू कर दूंगा ना, तो मुझ जैसा जो गरीब आदमी है, जिसके बहुत कम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है ना, वो महीने भर में भी इतना ही पैसा जुटा पाएगा, लाखों में शायद अगर यूं करके मांगे झोली फैला के, तो इतना पैसा ही जुटा पाएगा जो एक फैमिली के शायद 3-4 दिन का राशन जिससे मिल पाए, इससे ज़्यादा नहीं। लाखों, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, कौन देता है। सब दूसरों को कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन लोगों ने अपने आप अभी जोड़ना शुरू नहीं किया। मैं सब पर नहीं कह रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नेगेटिव है। तो ये आपके सामने टैली है, किस दौर से गुजर रहे हैं गजा के लोग। जो मदद आ रही है वो फ्री में मिलती है, वहाँ गोलियाँ भी फ्री में मिलती हैं। सारा सामान जो मिस्र और जॉर्डन से आ रहा है वो सिर्फ फ्री में बंटने के लिए नहीं आ रहा, वो कम्युनिटी किचन के लिए आ रहा है, बना बनाया खाना मिलेगा। कुछ बाज़ारों के लिए लोगों की दुकानें भी तो चलनी है, बिज़नेस, बाज़ार, कारोबार कुछ बचे रह गए हैं, बिल्कुल एक ज़र्रा तबाह नहीं हुआ है गजा में। तो बाज़ारों में सामान जो ज़रूरत का है, जो पैसे दे के ख़रीद सकते हैं, लाइन में नहीं खड़े होने चाहिए, कुछ वहाँ भी जाता है, ताकि एक इकनॉमी तो चलती रहे। मर चुकी है बिल्कुल, लेकिन बाज़ारों को हमेशा ज़िंदा रखा जाता है। तो ये सब कुछ, ये सारी कोशिशें जारी हैं, और उन कोशिशों के बीच में
अब इसे काला बाजारी कहें या फिर वो इतने ही मोटे दामों में दूसरी जगह से सामान खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या अपनी मदद का सामान बेच दे रहे हैं, मोटा पैसा वो वसूल रहे हैं, इसलिए दुकानदार वसूल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये गज़ा के बाज़ारों का हाल है जो आपके सामने रखना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहिए, खुश रहिए। देर से आने के लिए माफ़ी, आप सबको पता है वालिदा की तबीयत अभी ऐसी गड़बड़ है। कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर ने, फिर पता नहीं क्या अभी भी फिर से वैसे ही है। तो ये कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, देर से आने का सिलसिला, तो सॉरी।